साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल आर के नॉलेज इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अपना ऑनलाइन टेस्ट नंबर 14 जो है वो इस वीक अपन ने कंडक्ट करवाया है। तो ये जिन्होंने भी ये टेस्ट दिया है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और अंत तक देखें और अपने सभी क्वेश्चनों का ध्यानपूर्वक मिलान अवश्य करें, क्योंकि आपको यहाँ पर क्वेश्चन का जो सीरियल नंबर है वो अवश्य चेंज मिल सकता है, क्योंकि सबका सीक्वेंस जो है ये अलग अलग होता है और ऑप्शन का सीक्वेंस भी जो है यहाँ पर अलग अलग आपको मिल सकता है। तो ध्यानपूर्वक क्वेश्चन का आंसर आप मिलान कीजिए। इसके अलावा जिसने भी ये टेस्ट नहीं दिया है वो इस वीडियो को अवश्य देख सकते हैं, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के जो अपना अल्टरनेटर का टॉपिक है उससे रिलेटेड टोटल यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और वो 15 क्वेश्चन आपके आगे आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर अपना फर्स्ट देखिए, आप इसको ध्यानपूर्वक आप स्क्रीन पे इसको अच्छे से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना कि दो वाष्प चालित प्रत्यावर्तक यहाँ पे अल्टरनेटर को बोला जाता है जो समांतर क्रम में चल रहे हैं और भार का वहन किसका समायोजन करने से परिवर्तित हो सकता है। यानी भार जो है वो किसके समायोजन के कारण उसका जो भार है वो बदल सकता है। तो वो जो है अपना देखो यहाँ पर वाष्प चालित अल्टरनेटर है, यानी दो अल्टरनेटर है और स्टीम से चल रहे हैं और समांतर क्रम में वो चल रहे हैं और भार का वहन समायोजन करने के लिए यानी भार को कम ज़्यादा करने के लिए आपको किसकी मात्रा को कम ज़्यादा करना पड़ेगा। तो वहाँ पर आपको फ्यूल की मात्रा को कम ज़्यादा करना होता है। तो यहाँ पर वाष्प चालित है तो वाष्प ही यहाँ पर फ्यूल का काम कर रहे हैं। यदि अपने हाइड्रो पावर प्लांट वाले अल्टरनेटर होते यानी जल वाले अल्टरनेटर होते तो वहाँ पर आपको जल की मात्रा को कम ज़्यादा करके इसके भार को वहन करने का समायोजन करने में परिवर्तन अपन कर सकते थे। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो होगा अपना ऑप्शन नंबर 1, मूल गति उत्पादक में वाष्प की मात्रा को परिवर्तित करके उनका भार वहन जो है उसका समायोजन अपन कर सकते हैं। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना कि अल्टरनेटरों को निम्नांकित में अंशांकित किया जाता है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लैंग्वेज थोड़ी सी अलग हो सकती है, हालांकि जिन्होंने पूरी क्लास अपनी थ्योरी की इसकी ली है तो वो सब कुछ इसका आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अल्टरनेटर जो होते हैं उसकी रेटिंग किस में ली जाती है। तो उसकी रेटिंग अपने केवीए में ली जाती है, किलो वोल्ट एम्पियर में, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि इसकी रेटिंग जो है वो आभासी शक्ति में ली जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है कि एक 8 पोल का अल्टरनेटर जो 375 आरपीएम पर घूम रहा है, यदि इसके पोलों की संख्या को दोगुना कर दिया जाए तो नवीन आवृत्ति जो है वो कितनी होगी। देखिए क्वेश्चन को आप अच्छे से इसको हल कर सकते हैं। इसको आपको 2 बार हल करना पड़ेगा या फिर आप इसको जो है सीधा डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पोल की संख्या आपको बता रखा है कि दुगनी कर दी जाए। यानी आपको बताना है इसमें फ्रिक्वेंसी। और देखिए फ्रिक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला जो होता है अपना वो होता है Pn/120। इस फॉर्मूले के द्वारा आप इसकी फ्रिक्वेंसी अल्टरनेटर की फ्रिक्वेंसी जो है वो निकाल सकते हैं। तो इसके अनुसार जब अपन देखेंगे तो पोल जो है वो 8 दे रखे हैं और यहाँ पर अपने दुगने पोलों के साथ पूछा है तो 8 को 2 से गुणा कर देंगे, यानी यहाँ पर पोल की जगह जो है वो अपन लिखने वाले हैं 16, यानी पोल की जगह 16 आ गया है और एन की जगह वो अपन लिखेंगे 375 आरपीएम और डिवाइड कर देंगे इसको 120 से। तो जब इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो इसका राइट आंसर जो है वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 50 हर्ट्ज की इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो रहने वाली है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आपको 4 जो है वो सही से नहीं दिख पा रहा होगा, हालांकि मैं बोल के आपको इसको बता देता हूं तो आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से अल्टरनेटर के तुल्यकालीकरण की विधि नहीं है। ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि कौन सी विधि, ये जो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं इनमें से कौन सी विधि अल्टरनेटर के सिंक्रोनाइजेशन की विधि नहीं है। देखिए अल्टरनेटर के सिंक्रोनाइजेशन की टोटल 4 विधियाँ होती है। इनमें 3 विधियां तो लैंप से रिलेटेड होती है, यानी 3 लैंप विधि होती है और एक सिंक्रोस्कोप होती है। तो देखो सिंक्रोस्कोप विधि यहाँ पर आपको मिल गया है, यहाँ पे पूछा है नहीं है तो ये इसका राइट आंसर नहीं हो सकता है। डार्क लैंप विधि होती है, ब्राइट लैंप विधि होती है। इसके अलावा एक विधि और होती है, वो होती है डार्क तथा ब्राइट लैंप।
टेस्ट लैंप विधि कोई सी भी सिंक्रोनाइजेशन की विधि नहीं होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर बी जो है वो रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वैद्युतिक मशीन में कौन सी हानियां स्थिर नहीं होती है। देखो स्थिर हानियां कौन सी नहीं होती है, देखो ताम्र हानि जो है वो लोड के साथ में बदलती रहती है, और लोहे हानियाँ जो है वो स्थिर रहती है। लोहे हानियों में दो प्रकार की हानियाँ आती हैं, एडी धारा हानि और हिस्टेरिसिस हानि। तो यहाँ पर ताम्र हानि जो है वो लोड के साथ में स्थिर नहीं रहती है, बल्कि देखो यहाँ पर लोहे हानियाँ स्थिर रहती है। लोहे तथा ताम्र जो है वो दोनों नहीं रहती, केवल लोहे स्थिर रहती है। इसलिए यहाँ पर पूछा है कि कौन सी स्थिर नहीं रहती है, तो ताम्र हानि जो है वो स्थिर नहीं रहती। तो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि उच्च केवीए वाले अल्टरनेटर को ठंडा करने के काम आता है। देखो ये क्वेश्चन जो है आपको कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यानी जो अधिक क्षमता के उच्च केवीए की रेटिंग वाले जो अल्टरनेटर होते हैं उनमें कूलिंग के लिए कौन सा मेथड अपनाया जाता है, तो वहाँ पर आपको हाइड्रोजन कूलिंग जो है इसको राइट आंसर करना है। यानी हाइड्रोजन कूलिंग के द्वारा अल्टरनेटर को ठंडा किया जाता है। और देखो इससे एक अलग क्वेश्चन और बन सकता है कि सबसे कम घर्षण वाली कूलिंग का मेथड जो है वो कौन सा होता है, तो हाइड्रोजन कूलिंग जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है। एयर कूलिंग से भी अच्छा जो है वो हाइड्रोजन कूलिंग को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी जो है अपना वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2, हाइड्रोजन कूलिंग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बड़े अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। बड़े अल्टरनेटरों में चुंबकीय क्षेत्र कहाँ उत्पन्न होता है, आर्मेचर में, रोटर में, स्टेटर में, या इनमें से कोई नहीं। देखो जो चुंबकीय क्षेत्र जो है, देखो अल्टरनेटर के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो फील्ड वाइंडिंग होती है, एक होती है आर्मेचर वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग वो होती है जो चुंबकीय फ्लक्स का निर्माण करती है, और आर्मेचर वाइंडिंग वो होती है जहाँ से अपन अल्टरनेटर से आउटपुट लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किस में होता है, तो बड़े अल्टरनेटरों में चुंबकीय क्षेत्र जो है वो रोटर में उत्पन्न होता है। देखिए कई लोग यहाँ पर कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि आर्मेचर और रोटर जो है ये एक ही चीज़ है, यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं। ये आर्मेचर और रोटर एक चीज़ नहीं है। यानी जो रोटर है उस पर अपन फील्ड वाइंडिंग करते हैं, तो वहाँ पर उसको उत्तेजित करके वो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है, जबकि आर्मेचर जो है वो स्टेटर पर की जाएगी। यानी आर्मेचर वाइंडिंग जो है वो स्टेटर पर की जाएगी, और वहाँ से अपन आउटपुट लेते हैं अल्टरनेटर का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रोटर। क्वेश्चन नंबर 8 है, जब कोई कुंडली चुंबकीय फ्लक्स का समकोण पर छेदन करती है तो उसमें पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल होता है। देखिए क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन है कि कोई कॉइल है, उसका चुंबकीय फ्लक्स का कोण जो है वो समकोण है, जैसे ये कॉइल है अपनी, और इसका छेदन जो है वो चुंबकीय बल रेखाओं के बिल्कुल लंबवत हो रहा है। तो उस समय उत्पन्न ईएमएफ जो है वो कैसा होने वाला है। देखो उत्पन्न ईएमएफ जो है उसको कैलकुलेट करने का अपना फॉर्मूला जो होता है वो होता है बी एल वी साइन थीटा। ये जो है ये होता है। अब देखिए बी जो है ये होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, एल जो है वो चालक की लंबाई, और वी जो है वो वेलोसिटी होती है चालक की। यहाँ पर वोल्टेज नहीं होता है, ये पहले बात कर चुके हैं। साइन थीटा होता है चुंबकीय फ्लक्स और चालक के कोण जो है वो होता है। तो यहाँ पर समकोण है, तो यहाँ पर 90 डिग्री अपन लिखेंगे। और जैसा कि आपको पता ही है कि साइन 90 का मान जो है वो इकाई होता है, यानी अधिकतम होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम उत्पन्न ईएमएफ होगा। यानी जब चालक यानी कुंडली और चुंबकीय फ्लक्स का कोण जब 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है, तब उसमें अधिकतम ईएमएफ उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि समुन्नत पोल जो है वो अपने सैलिएंट पोल को ही कहा जाता है। यानी समुन्नत पोल यानी सैलिएंट पोल रोटर का प्रयोग निम्न के लिए किया जाता है। देखिए अल्टरनेटर में दो प्रकार के रोटर जो है वो प्रयोग किए जाते हैं। एक होता है सैलिएंट पोल, एक होता है बेलनाकार पोल रोटर। सैलिएंट पोल जो है वो निम्न गति के लिए होता है, और बेलनाकार पोल रोटर जो है वो उच्च गति के लिए होता है। तो यहाँ पर सैलिएंट पोल के लिए पूछा है, तो उच्च गति वाले जो है वो ऑप्शन तो जो है अपने यहाँ पर सीधे सीधे कट जाएंगे। अब ऑप्शन नंबर 1 और 4 जो है उसमें से अपन को आंसर करना है। एक में लिखा है कि अधिक पोल के साथ निम्न स्पीड,
और 4 में लिखा है कि कम पोल के साथ में निम्न स्पीड। देखो इसकी स्पीड कम इसीलिए होती है क्योंकि इसके साथ में अधिक पोल होते हैं और फिर ये अधिक भारी हो जाता है, वजन इसका अधिक हो जाता है और इसका व्यास जो है वो बड़ा हो जाता है, इसलिए इस अल्टरनेटर को निम्न स्पीड और अधिक पोल के साथ में प्रयोग करते हैं। रोटर को अधिक पोल और निम्न स्पीड वाले जनरेटरों में ही प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अल्टरनेटर का पावर फैक्टर खालिस्तान पर निर्भर करता है। अल्टरनेटर का पावर फैक्टर जो है आपको सीधा सा पता है कि ट्रांसफॉर्मर और अपना अल्टरनेटर जो है इन दोनों का ही पावर फैक्टर लोड पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आउटपुट में संयोजित यानी आउटपुट में कनेक्टेड जो लोड होता है उस पर अल्टरनेटर का पावर फैक्टर निर्भर करता है। ये अल्टरनेटर का पावर फैक्टर यहाँ पर 3 प्रकार का हो सकता है। इसकी थ्योरी की क्लास अपन ने लगा रखी है, तो वो क्लास आप ज़रूर जाके देखें, तो आपको सब कुछ इससे रिलेटेड पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि डीसी तथा एसी जनरेटरों में प्रमुख समानता क्या होती है। एक तो डीसी का जनरेटर होता है, एक एसी का जनरेटर होता है जिसको अपन अल्टरनेटर कहते हैं। इन दोनों में क्या समानता होती है? तो इन दोनों में समानता ये होती है कि दोनों में ही एसी पैदा होती है। फिर आउटपुट लेने के तरीके के आधार पर इनकी नामकरण जो है वो चेंजेज हो जाता है, लेकिन दोनों में ही उत्पन्न ईएमएफ की प्रकृति जो है वो एसी होती है, प्रत्यावर्ती प्रकार की होती है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक अल्टरनेटर की आउटपुट खालिस्तान को नियत रखने के लिए प्राइमर की घूर्णन गति को समायोजित करना पड़ता है। एक अल्टरनेटर की आउटपुट फ्रिक्वेंसी को, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी अल्टरनेटर की फ्रिक्वेंसी को फिक्स रखने के लिए प्राइमर की घूर्णन गति जो है उसको समायोजित करना पड़ सकता है अपन को, यानी उसको परिवर्तित करके अपन अल्टरनेटर की आउटपुट को जो है आउटपुट फ्रिक्वेंसी को जो है वो नियत कर सकते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रिक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन किस पर निर्भर करता है। तो अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो करता है अपने पावर फैक्टर पर और भार पर। अल्टरनेटर में कनेक्टेड पावर फैक्टर और उसके लोड के ऊपर जो है अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो निर्भर करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर भारत लिखा है, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक आपको देखने को मिल सकती है, बाकी इसका जो है यहाँ पर जो है आपको भार मिलेगा, यानी भार और शक्ति गुणक दोनों पर अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो निर्भर करता है। और वोल्टेज रेगुलेशन का मान जो है वो निम्न से निम्न होना चाहिए। और अल्टरनेटर में ये वोल्टेज रेगुलेशन का मान 3 प्रकार से हो सकता है। इसकी अपने थ्योरी की क्लास लगा रखी है, वो आप जाके इसकी वीडियो जो है वो ज़रूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अल्टरनेटर के रोटर को डीसी सप्लाई प्रदान करने वाली युक्ति कहलाती है। अल्टरनेटर के रोटर को डीसी सप्लाई, देखिए अल्टरनेटर में रोटर जो होता है उस पर फील्ड वाइंडिंग होती है और उस फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई देकर उत्तेजित किया जाता है ताकि वो चुंबकीय फ्लक्स का निर्माण कर सके। तो उसको जो अल्टरनेटर को डीसी सप्लाई दे रहा है, यानी फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई उसको दे रहा है, उसको अपन एक्साइटर कहते हैं, हिंदी में उसको उत्तेजक कहा जाता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तेजक जो है उस युक्ति को अपन कहते हैं। और इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है, अल्टरनेटर्स के सिंक्रोनाइजेशन को परखने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रचलित विधि कौन सी है। देखो अल्टरनेटर का तुल्यकालीकरण जो होता है, सिंक्रोनाइजेशन जो होता है, उसको परखने के लिए टोटल 4 प्रकार की विधियां होती है कि ये अल्टरनेटर का सिंक्रोनाइजेशन सही से हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए 4 विधियां होती है, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं। 3 विधियां तो होती है लैंप विधि और एक विधि है सिंक्रोस्कोप विधि। लैंप विधि में एक विधि आती है डार्क लैंप, दूसरी आती है ब्राइट लैंप, तीसरी आती है डार्क तथा ब्राइट लैंप विधि और चौथी जो होती है अपनी वो होती है सिंक्रोस्कोप विधि। तो आपको यही पहचानना है कि इन चारों में से जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यही एक विधि सिंक्रोनाइजेशन की है जो अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइजेशन को परखने के लिए प्रयोग की जाती है, डार्क तथा ब्राइट लैंप।